नमस्कार। आज हम एक ऐसी एआई की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जो सिर्फ देखती या सुनती नहीं है, बल्कि दृष्टि और भाषा दोनों को एक साथ इस्तेमाल करके हमारी दुनिया को समझती है और हाँ, उसके साथ इंटरैक्ट भी करती है। ये अब सिर्फ कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं रही। आज हम ईम्यू 3.5 की बारीकियों को समझेंगे। ये एक कह सकते हैं अभूतपूर्व मल्टी मॉडल वर्ल्ड मॉडल है और एआई की दुनिया में ना वाकई नई हलचल मचा रहा है। बिल्कुल। आप इसे एआई मॉडल की अगली पीढ़ी कह सकते हैं। ये वो पुराने सिस्टम जैसा नहीं है जो सिर्फ तस्वीरों को पहचान ले या टेक्स्ट को समझ ले। अच्छा। हाँ, ईमियो 3.5 एक एकीकृत वर्ल्ड मॉडल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये विजन और लैंग्वेज को अलग-अलग नहीं देखता। मतलब एक साथ? हाँ, बिल्कुल। एक साथ मिले-जुले क्रम में प्रोसेस करता है। जरा सोचिए, एक एआई है जो वीडियो देख रहा है। वो समझ रहा है कि वीडियो में क्या दिख रहा है और उसमें क्या बोला जा रहा है, दोनों एक साथ। वाह। और फिर वो ये अंदाजा लगा रहा है कि अच्छा, अब आगे क्या हो सकता है, या शायद वो उस वीडियो का अगला हिस्सा खुद बना भी दे। बना भी दे? जैसे हाँ। चाहे वो और वीडियो फ्रेम्स हो या लिखा हुआ टेक्स्ट हो या फिर दोनों का मिक्सचर। तो मतलब ये सिर्फ देखना सुनना नहीं हुआ, ये तो एक कदम आगे है। समझना और फिर उसी समझ से कुछ नया बनाना, जहां विजुअल और शब्द एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हों। ठीक वैसे ही जैसे हम इंसान करते हैं ना, हम देखते हैं, सुनते हैं और फिर उसी बेसिस पर सोचते हैं, बोलते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। यही है असल एकीकृत मल्टी मॉडल इंटेलिजेंस। ये टुकड़ों में नहीं सोचता, पूरी तस्वीर एक साथ। ये सुनने में तो बिल्कुल क्रांतिकारी लग रहा है, लेकिन सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है। मेरा मतलब है, इतनी गहरी समझ और क्षमता एक मशीन में कैसे आती है? इसकी ट्रेनिंग का क्या राज है? इसका राज है इसके बहुत ही एडवांस ट्रेनिंग के तरीके में। इसे एक बहुत बहुत बड़े डेटा सेट पर प्री ट्रेन किया गया है। कितना बड़ा? सोचिए, 10 ट्रिलियन से भी ज्यादा टोकन। 10 ट्रिलियन? हाँ, और ये टोकन ज्यादातर इंटरनेट पर मौजूद वीडियोस के लगातार चलने वाले फ्रेम्स और उनके साथ दिए गए ट्रांसक्रिप्ट से लिए गए हैं। बाप रे, 10 ट्रिलियन टोकन! ये तो मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। और आपने कहा वीडियो फ्रेम्स और टेक्स्ट, तो ये डेटा सिर्फ स्टैटिक नहीं है, ये दिखाता है कि चीजें कैसे बदलती हैं, हिलती डुलती हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ रुकी हुई तस्वीरों या लिखी हुए टेक्स्ट का कलेक्शन नहीं है। ये डायनामिक है, असली दुनिया का डेटा है, जो दिखाता है कि समय के साथ चीजें कैसे मूव करती हैं, कैसे बदलती हैं, लोग उनके बारे में कैसे बात करते हैं। इसी से मॉडल दुनिया की गतिशीलता, मतलब डायनामिक्स, सीखता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस 10 ट्रिलियन टोकन के महासागर में और भी बहुत कुछ है। अच्छा, जैसे कि? और इतना अलग अलग तरह का डेटा क्यों चाहिए? देखिए, विविधता बहुत जरूरी है ताकि मॉडल हर तरह की सिचुएशन को समझ सके। तो इसमें विजन टेक्स्ट पेयर डेटा भी है। वो क्या होता है? मतलब तस्वीर और उससे जुड़ा टेक्स्ट, करीब 500 मिलियन इमेज टेक्स्ट जोड़े और 30 मिलियन वीडियो टेक्स्ट जोड़े। ओह। साथ ही एनी टू इमेज डेटा भी है, मतलब किसी भी इनपुट से इमेज बनाना सीखता है। और भाषा पर पकड़ मजबूत रहे, इसके लिए करीब 3 ट्रिलियन टोकन का सिर्फ टेक्स्ट डेटा भी है। समझ गई। और डेटा सोर्स, वो भी बहुत फैले हुए हैं। इमेजनेट, ओपन इमेज जैसे जाने माने डेटा सेट से लेकर हाउ टू वीडियोज, गेमिंग की फुटेज, ट्रैवल व्लॉग्स, एनिमेशन, बहुत कुछ। और ऑडियो के लिए? ऑडियो को टेक्स्ट में बदलने के लिए विस्पर लार्ज V2 जैसे बढ़िया टूल्स का इस्तेमाल हुआ है। समझ गए। तो ये विशाल और अलग-अलग तरह का डेटा सेट इसे दुनिया की एक बेसिक समझ दे देता है। पर सिर्फ डेटा काफी है, इसे और बेहतर और शार्प कैसे बनाया जाता है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। प्री ट्रेनिंग तो बस नींव है, फाउंडेशन है। इसके बाद आता है एक बहुत जरूरी फेज, बड़े पैमाने पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग? हाँ। वो कैसे काम करता है? आप इसे मॉडल की परीक्षा या फाइन ट्यूनिंग समझ सकते हैं। इस प्रोसेस में ना, मॉडल को बहुत सारे अलग-अलग काम दिए जाते हैं और जब वो सही या बेहतर रिजल्ट देता है तो उसे एक तरह का रिवॉर्ड मिलता है। इससे वो सीखता है कि अलग-अलग सिचुएशन में ज्यादा बारीकी से कैसे सोचना है और बेहतर आउटपुट कैसे देना है। अच्छा। इसमें एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव रिवॉर्ड सिस्टम यूज होता है, जो सामान्य परफॉर्मेंस जैसे तस्वीर की क्वालिटी कैसी है और टास्क स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, दोनों पर गाइडेंस देता है। समझ गई। तो ये इसे और ज्यादा रिफाइंड और केपेबल बनाता है। अच्छा, हमने इसके साथ जुड़ी एक और दिलचस्प टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था, डिस्क्रीट डिफ्यूजन अडेप्टेशन या डीडा।
नाम थोड़ा टेक्निकल है, पर सुना है ये बहुत जरूरी है, खासकर प्रैक्टिकल इस्तेमाल के लिए। हाँ, डीडा वाकई में एक गेम चेंजर है। और ये सिर्फ स्पीड बढ़ाने की बात नहीं है, ये असल में मॉडल को प्रैक्टिकल बनाता है, जिसे सच में इस्तेमाल किया जा सके। देखिए, जो पारंपरिक ऑटो रिग्रेसिव मॉडल होते हैं ना, हाँ, वो एक के बाद एक क्रम में टोकन जनरेट करते हैं। इमेज या वीडियो बनाने में ये बहुत धीमे होते हैं। सोचिए, जैसे एक एक ईंट जोड़कर दीवार बनाना। मिसाल के तौर पर एक ठीक ठाक साइज की इमेज, मान लीजिए 1024 इंटू 1024 पिक्सल की, उसे बनाने में करीब 4000 विजुअल टोकन लग सकते हैं। इसमें बहुत टाइम लगता था। और डीडा, वो इसे कैसे बदलता है? डीडा इस एक एक ईंट वाले मेथड को बदल देता है। ये उस धीमी सीक्वेंशियल डिकोडिंग को तेज बाई डायरेक्शनल पैरेलल प्रिडिक्शन में बदल देता है। पैरेलल प्रिडिक्शन? हाँ, आसान भाषा में समझें तो ये पूरी दीवार का खाका एक साथ बनाकर फिर उसे तेजी से भरता है। नतीजा, इमेज जनरेशन की स्पीड लगभग 20 गुना बढ़ जाती है। 20 गुना? सच में? हाँ, बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होता। ईमू 3.5 डीडा के साथ 1024 इंटू 1024 की इमेज सिर्फ 10 सेकंड में बना सकता है। सिर्फ 10 सेकंड में? ये तो अविश्वसनीय है। ये तो इसे सिर्फ एक लैब का प्रोजेक्ट होने से निकालकर एक असल दुनिया का टूल बना देता है। अच्छा, इसकी आर्किटेक्चर के बारे में भी थोड़ा बता सकते हैं? क्या वो भी कुछ खास है? आर्किटेक्चर की बात करें तो वो काफ़ी हद तक स्टैंडर्ड है, जो आजकल के बड़े एआई मॉडलों में दिखता है। ये एक ट्रांसफॉर्मर आधारित आर्किटेक्चर पर बना है। ट्रांसफॉर्मर? हाँ, इसमें 64 लेयर्स हैं और कुल मिलाकर 34.1 बिलियन पैरामीटर्स हैं। 34 बिलियन? हाँ, ये आंकड़ा इसे कुछ सबसे बड़े भाषा मॉडलों की कैटेगरी में रखता है। लेकिन यह सिर्फ भाषा नहीं, विजन को भी उतनी ही गहराई से समझता है। इसमें से 31.2 बिलियन पैरामीटर्स ट्रांसफॉर्मर लेयर्स में हैं और बाकी 2.9 बिलियन एम्बेडिंग लेयर्स में। और ये 32,768 टोकन तक का कॉन्टेक्स्ट लेंथ सपोर्ट करता है। ये काफी लंबा है और लंबे वीडियो या डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन जैसे मुश्किल मल्टी मॉडल सीक्वेंस को समझने के लिए जरूरी है। और विजुअल जानकारी के लिए? विजुअल जानकारी को समझने के लिए ये IBQ नाम का एक फ्रेमवर्क इस्तेमाल करता है। ये तस्वीरों को AI के समझने लायक छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने का एक एफिशिएंट तरीका है। और हाँ, बेहतर विजुअल आउटपुट के लिए ऑप्शनल डिफ्यूजन आधारित इमेज और वीडियो डिकोडर भी इसमें मौजूद हैं। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी तो वाकई बहुत दमदार लग रही है। इतना सारा डेटा, स्मार्ट ट्रेनिंग मेथड्स और डीडा जैसी इनोवेशंस। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर कि ये शक्तिशाली मॉडल असल में कर क्या सकता है। चलिए शुरू करते हैं एनी टू इमेज, मतलब X2I जनरेशन और एडिटिंग से। हमने कुछ गजब के उदाहरण देखे हैं इसके। हाँ, X2I इसकी सबसे प्रभावशाली कैपेबिलिटीज में से एक है। बिल्कुल। और ये सिर्फ सिंपल टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से इमेज बनाने से कहीं ज्यादा है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स विजुअल बदलाव कर सकता है। जैसे? सोचिए, आप इसे कहें, इस फोटो में जो लाल कार है उसे नीला कर दो और ऐसा दिखाओ कि बाहर बारिश हो रही है। अरे वाह! ये बहुत ही फाइन ग्रेन कंट्रोल देता है। ये तो कमाल का नियंत्रण है। मतलब सिर्फ रंग बदलना या चीजें जोड़ना घटाना नहीं, बल्कि ऑब्जेक्ट का मटेरियल तक बदल देना। और एडिटिंग में क्या क्या कर सकता है? बहुत कुछ। ये तस्वीरों में लिखा टेक्स्ट भी बदल सकता है। जैसे एक उदाहरण था, साइंस मैगजीन के कवर पर साइंस शब्द को नेचर से बदल दिया गया। अच्छा। चीजें जोड़ सकता है, हटा सकता है, पूरी तस्वीर का स्टाइल बदल सकता है। मान लीजिए कोई फोटो है, उसे वाटर कलर पेंटिंग जैसा बना सकता है। यहाँ तक कि 2D तस्वीरों से 3D मॉडल जैसा लुक भी दे सकता है, जैसे लंदन के पार्लियामेंट की इमारत को 3D जैसा दिखाया गया था। और व्यू एंगल बदलना? हाँ, वो भी। किसी झील किनारे बने महल को ऊपर ड्रोन व्यू से दिखाना या जंगल में चलते हुए किसी हाइकर को नीचे से ऊपर के एंगल से दिखाना, ये सब मुमकिन है। और इससे तस्वीर का पूरा फील ही बदल जाता है। और ये सब होता भी काफी सटीक तरीके से है। वाकई, ये तो क्रिएटिव लोगों के लिए किसी जादू की छड़ी जैसा लग रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं लॉन्ग होराइजन विजन लैंग्वेज जनरेशन की। ये क्या चीज़ है और इसमें क्या क्षमताएं हैं? क्या ये AI तस्वीरें दिखाते हुए कहानियां सुना सकता है? बिल्कुल। यहीं पर विजन और लैंग्वेज का असली संगम देखने को मिलता है। ईमू 3.5 सुसंगत, मतलब कोहेरेंट विजुअल नैरेटिव्स बुन सकता है। विजुअल नैरेटिव्स? हाँ, यानी तस्वीरों और साथ में लिखे टेक्स्ट के जरिए पूरी कहानी कहना। उदाहरण के लिए, हमने एक पांडा की कहानी देखी थी जो एक छिपे हुए बर्फीले गांव की खोज में निकलता है। हाँ, वो बहुत प्यारा था।
मॉडल ने कई तस्वीरों और टेक्स्ट के जरिए उसकी पूरी यात्रा दिखाई। जंगल से निकलना, फिर पहाड़ों पर चढ़ना और आखिर में वो गांव खोजना। या एक और उदाहरण था एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के दिन का। सुबह जंगल जाने से लेकर हिरण की तस्वीर खींचने और शाम को लौटने तक हर स्टेप को तस्वीरों और टेक्स्ट के साथ बयान किया गया था। एक रोबोट की भी कहानी थी जो दोस्ती करना सीखता है। ये तो अद्भुत है। कहानी कहने का एक बिल्कुल नया तरीका। और क्या ये प्रैक्टिकल कामों में भी मदद कर सकता है, जैसे कुछ बनाना हो या सीखना हो? हाँ हाँ बिल्कुल। ये कॉम्प्लेक्स कामों के लिए अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड विजुअल गाइडेंस भी दे सकता है। विजुअल गाइडेंस कैसे? मान लीजिए आपको एक लोमड़ी की 3D मूर्ति बनानी है। AMU 3.5 आपको स्टेप बाय स्टेप निर्देश देगा और हर स्टेप के लिए एक तस्वीर भी दिखाएगा। अरे वाह! जैसे पहले स्केच बनाओ, उसकी तस्वीर, फिर 3D मॉडल बनाओ, उसकी तस्वीर, फिर उसे प्रिंट करो, फिर पेंट करो, हर कदम की विजुअल मदद। यह एक उदाहरण था। एक किताब में छुपाए गए फोन को कैसे निकालें, उसके स्टेप्स तस्वीरों के साथ। पानी की बोतल से पानी डालने जैसे आसान काम के लिए भी ये तस्वीरों के साथ निर्देश दे सकता है। और ये टेक्स्ट रिच इमेज भी बना सकता है। टेक्स्ट रिच इमेज? हाँ, जहाँ टेक्स्ट तस्वीर का एक जरूरी हिस्सा हो, जैसे गिलहरियों द्वारा बनाया गया एक मजेदार सा नक्शा या चीनी अक्षरों और कलाकृतियों वाली एक तस्वीर, ये सब वो हैंडल कर सकता है। यहाँ तक कि ये मुश्किल वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट्स को भी तस्वीरों से समझा सकता है, जैसे वो एस्टेरॉयड, मीटेरॉयड, मीटियोर और मीटेराइट के बीच का अंतर। वो उदाहरण काफी अच्छा था। ये तो सीखने और सिखाने का तरीका ही बदल सकता है। अब आते हैं जनरलाइजेबल वर्ल्ड मॉडलिंग पर। ये सुनने में एआई के भविष्य के लिए सबसे रोमांचक चीजों में से एक लग रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यहीं पर ईमू 3.5 एक वर्ल्ड मॉडल के तौर पर अपनी असली ताकत दिखाता है। ये सिर्फ तस्वीरें या टेक्स्ट नहीं बना रहा, बल्कि एक तरह से दुनिया की समझ बना रहा है। ये वर्चुअल एनवायरनमेंट में ऐसी दुनिया बना सकता है और उसमें घूम सकता है जो स्पेस और टाइम दोनों में कंसिस्टेंट हो, स्पेशल टेम्पोरली कंसिस्टेंट। अच्छा, कैसे? जैसे हमने एक उदाहरण देखा जहां वो यूजर के इंस्ट्रक्शन पर आगे बढ़ो, दाएं मुड़ो, एक लिविंग रूम या पहाड़ी सड़क पर नेविगेट कर रहा था और हर कदम पर वैसा ही सीन जनरेट कर रहा था जैसा असल में दिखना चाहिए। तो ये एआई एजेंट को एक सिमुलेटेड दुनिया को सिर्फ देखने नहीं देता, बल्कि उसमें घूमने और उसके नियम, उसके फिजिक्स को समझने की क्षमता देता है। बिल्कुल, और ये चीज एम्बॉडीड मैनिपुलेशन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नींव रखती है। एम्बॉडीड मैनिपुलेशन वो क्या है? मतलब ऐसे इंटेलिजेंट एजेंट्स बनाना जो सिर्फ वर्चुअल दुनिया में ना रहें, बल्कि असली दुनिया में चीज़ों के साथ फिजिकली इंटरैक्ट कर सकें, उन्हें उठा सकें, हिला सकें, इस्तेमाल कर सकें। ओ, रोबोटिक्स की तरह? हाँ, ये रोबोटिक्स के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। जैसे हमने रोबोट वाला उदाहरण देखा था जो एक टी शर्ट को तह कर रहा था। हाँ, वो कमाल था। मॉडल ने सिर्फ टी शर्ट को देखा नहीं, उसने उसके हिस्सों को पहचाना, कॉलर कहाँ है, आस्तीन कहाँ है, और फिर तह करने का काम पूरा किया, तब भी जब टी शर्ट उल्टी रखी हुई थी। यह दिखाता है कि मॉडल सिर्फ देख नहीं रहा, वो समझ रहा है कि चीजों से इंटरैक्ट कैसे करना है। ये सब सुनने के बाद ये तो बिल्कुल साफ है कि ईमो 3.5 सिर्फ एक और एआई मॉडल नहीं है, ये वाकई कुछ बहुत बड़ा है। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं। आप संक्षिप्त में बताएंगे कि ईमो 3.5 इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके मुख्य कारण क्या हैं? हाँ जरूर, इसके कई ठोस कारण हैं। पहला और मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण, ये जनरल एआई की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है, एक ब्रेक थ्रू है। जनरल एआई? हाँ, अब तक एआई मॉडल या तो विजन में बहुत अच्छे होते थे या लैंग्वेज में। ईमू 3.5 इन दोनों को अभूतपूर्व तरीके से इंटीग्रेट करता है। इससे एआई दुनिया को ज्यादा इंसानों की तरह मल्टी मॉडल तरीके से समझ सकता है और इंटरैक्ट कर सकता है। ये सिर्फ अलग अलग क्षमताओं को जोड़ना नहीं है, ये एक गहरी यूनिफाइड समझ है। बिल्कुल, ये विजन और लैंग्वेज के बीच की जो दीवार थी उसे गिराने जैसा है। और दूसरा कारण शायद इसकी क्रिएटिव और प्रैक्टिकल यूज से जुड़ा है, जैसे वो एडिटिंग और कहानी कहने वाले उदाहरण। हाँ, निश्चित रूप से ये क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को सशक्त बनाता है। आप क्रिएटर्स हैं, डिजाइनर हैं, शिक्षक हैं या कोई भी जिसे विजुअल कंटेंट की जरूरत है, ईमू 3.5 आपको ऐसे पावरफुल टूल्स देता है जो आपके काम करने का तरीका बदल सकते हैं। ये न सिर्फ क्रिएटिव वर्कफ्लो को तेज कर सकता है, बल्कि बहुत हाई क्वालिटी और सबसे जरूरी सटीक कंट्रोल वाले आउटपुट देता है, चाहे इमेज बनानी हो, एडिट करनी हो या पूरी विजुअल कहानी तैयार करनी हो। ये तो यूजर्स के लिए वाकई बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसका असर शायद एआई रिसर्च कम्युनिटी पर भी बहुत गहरा पड़ने वाला है ना?
आपने इसके ओपन सोर्स होने की बात कही थी। हाँ, और ये तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, एआई रिसर्च को आगे बढ़ाना। ये वाकई काबिले तारीफ है कि ईमो 3.5 को बनाने वाली टीम ने सिर्फ मॉडल नहीं, बल्कि पूरी डेवलपमेंट जर्नी, डेटा पाइपलाइन कैसे बनी, टोकनाइजर कौन सा यूज हुआ, ट्रेनिंग के तरीके क्या थे, और खासकर वो नई डीडा तकनीक, सब कुछ ओपन सोर्स कर दिया है। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। ये एआई कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। अब दुनिया भर के रिसर्चर्स इस मजबूत बुनियाद पर आगे काम कर सकते हैं। इससे मल्टी मॉडल एआई, वर्ल्ड मॉडल्स और एम्बॉडिड इंटेलिजेंस में तरक्की और तेज होगी। ये खुलापन वाकई सराहनीय है। और आखिर में चौथा बिंदु, जो शायद इन सब का नतीजा है, ये बिल्कुल नए तरह के एप्लीकेशंस को मुमकिन बनाता है। बिल्कुल, एनेबलिंग न्यू एप्लीकेशंस। हमने जो क्षमताएं देखी, इंटरैक्टिव कहानी कहने से लेकर विजुअली गाइडेड इंस्ट्रक्शंस, एडवांस वर्चुअल वर्ल्ड सिमुलेशन और यहाँ तक कि रोबोटिक कंट्रोल का भविष्य, ये सब भविष्य के एआई एप्लीकेशंस की एक झलक दिखाते हैं। ईमो 3.5 इन रोमांचक संभावनाओं को हकीकत बनाने का रास्ता खोलता है और इसका परफॉर्मेंस भी वाकई स्टेट ऑफ द आर्ट है। बेंचमार्क्स पर देखें तो ये जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज जैसे टॉप मॉडल्स के बराबर या कुछ मामलों में बेहतर है। अच्छा। हाँ, खासकर उन कामों में जहां विजन और लैंग्वेज का गहरा मेलजोल चाहिए, जैसे विजुअल गाइडेंस, वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन और एम्बॉडीड मैनिपुलेशन। तो अगर मैं इसे संक्षेप में कहूं, ईमो 3.5 सिर्फ एक और अपग्रेड या मामूली सुधार नहीं है। ये मल्टी मॉडल इंटेलिजेंस की हमारी समझ में एक बुनियादी बदलाव है, एक फंडामेंटल शिफ्ट। ये सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि दुनिया को समझने और उसके साथ इंटरैक्ट करने का एआई का एक नया, ज्यादा जुड़ा हुआ तरीका है। एकदम सही कहा आपने। और अपने इनोवेशंस को ओपन सोर्स करके ये टीम एक तरह से पूरी दुनिया को एआई के भविष्य को मिलकर बनाने, को क्रिएट करने का न्योता दे रही है। ये सोचना ही रोमांचक है कि भविष्य में हम टेक्नोलॉजी से कैसे इंटरैक्ट करेंगे, कंटेंट कैसे बनाएंगे और इंटेलिजेंट एजेंट्स कैसे डेवलप करेंगे। इसके जो निहितार्थ हैं वो बहुत गहरे और दूर तक जाने वाले हैं। वाकई ऐसा लग रहा है कि ये तो बस एक बेहद रोमांचक सफर की शुरुआत है। अब देखना यह है कि एआई कम्युनिटी इस शक्तिशाली टूल का कैसे इस्तेमाल करती है और इसे किन नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। और यहाँ एक सोचने वाली बात भी है जिसे हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। जब एआई हमारी दुनिया को न केवल देख और सुन सकता है, बल्कि हमारी तरह समझ सकता है और भविष्यवाणी भी कर सकता है, तब इंसान की क्रिएटिविटी और मशीन की इंटेलिजेंस के बीच की रेखा कहाँ खींची जाएगी? दिलचस्प सवाल है। क्या ये सहयोग का एक नया दौर होगा जहां एआई हमारी क्रिएटिविटी को और बढ़ाएगा, या कुछ और? ये पार्टनरशिप कैसे दिखेगी, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।